आज जानते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो समाज के वंचित वर्गों को किसी भी तरह के शोषण से बचने की व्यवस्था करते हैं। भारतीय समाज में स्त्री, दलित, जनजातियां, भूमिहीन, मजदूर, अत्यंत गरीब, किसान तथा गरीब व अनाथ बच्चों जैसे कई दुर्बल वर्ग थे जिन्हें ताकतवर वर्गों के शोषण से बचाने के लिए विशेष संरक्षण की आवश्यकता थी। इन आवश्यकताओं को समझते हुए संविधान सभा ने संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 की व्यवस्था की। इन दोनों अनुच्छेदों के विषय वस्तु इस प्रकार है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात्कार का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत 2 खंड हैं, 23(1) और 23(2). इन दोनों का मूल पाठ इस प्रकार है। अनुच्छेद 23(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्कार प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। 23(2) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित करने में निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अध्यारोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 23(1) में स्पष्ट किया गया है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्कार प्रतिषिद्ध होगा। धातव्य है कि व्यक्ति को यह संरक्षण सिर्फ राज्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं है बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। ये जरूरी है क्योंकि व्यक्तियों के क्रय विक्रय का खतरा राज्य की ओर से कम है, प्राइवेट व्यक्तियों की ओर से ज़्यादा। पुनः ये संरक्षण सिर्फ नागरिकों को ही नहीं अनागरिकों को भी प्राप्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अधिकार का संबंध प्रत्येक मानव के लिए जरूरी है, मानव अधिकारों से है। भारत की एकता, अखंडता या संप्रभुता से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। मानव का दुर्व्यापार शब्दावली का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में स्पष्ट किया है। इसका सामान्य अर्थ तो मानव का क्रय विक्रय से है, जैसा यूरोप और अमेरिका के इतिहास में मिलने वाली दास प्रथा में दिखाई पड़ता है। भारतीय इतिहास के किसी काल में यूरोपीय ढांचे से मिलती जुलती दास प्रथा थी या नहीं, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। यही कारण है कि अनुच्छेद 23 में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि अमेरिकी संविधान के 13वें संशोधन में स्पष्ट शब्दों में दास प्रथा के प्रतिषेध की बात कही गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में दास प्रथा बहुत बड़ी समस्या थी और 19वीं शताब्दी में इस समस्या से मुक्त होने के लिए वहाँ दासों का एक गृह युद्ध लड़ना पड़ा था। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, यहाँ औपचारिक रूप में चाहे दास व्यवस्था न रही हो,
पर व्यावहारिक रूप में ऐसे उदाहरण दिख जाते हैं जहां वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों के लिए महिलाएं और बच्चियों को बेचा जाता है तथा कई मामलों में छोटे और गरीब बच्चों को भी भिक्षावृत्ति, बाल श्रम या बाल यौन दुराचार के लिए बेचा जाता है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मानव द्रव्य व्यापार शब्दावली की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित को उसी में शामिल किया है। मानव का क्रय या विक्रय करना, किसी स्त्री को वेश्या बनने को बाध्य करना तथा उसकी आय से जीवन यापन करना तथा दास प्रथा का कोई भी रूप, अनुच्छेद 23 में बेगार तथा अन्य बलात्श्रम का भी प्रतिषेध किया गया है। बेगार समतावादी समाज की एक शोषण परक प्रणाली का नाम है जिसमें सामंतया जमींदार वर्ग के लोग गरीबों से काम लेते थे किंतु उनकी सेवा के लिए कोई मूल्य नहीं चुकाते थे। गरीबों को बेगार इसलिए करनी पड़ती थी क्योंकि ऐसा नहीं करने की स्थिति में उन्हें योग्यताएं दी जाती थीं, उन्हें यातनाएं दी जाती थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने बेगार तथा बाल श्रम का अर्थ कुछ निर्णयों में विस्तृत कर दिया है। अनुच्छेद 23 के अंतिम हिस्से में कहा गया है कि इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसमें निहित है कि अनुच्छेद 23 पर्याप्त नहीं है, उसके अनुरूप दंड की व्यवस्था करने के लिए कोई विधि बनाए जाने की जरूरत है। अनुच्छेद 35 में संसद को ये शक्ति दी गई है कि वह मूल अधिकारों का परिवर्तन करने के लिए आवश्यक विधियां बनाए। इस शक्ति के आधार पर संसद ने 2 विशेष मूल अधिकारों का परिवर्तन करने के लिए आवश्यक विधियां बनाए, कानून बनाए जो मानव द्रव्य व्यापार तथा बंधुआ मजदूरी या बेगार से संबंधित कृत्यों के लिए दंड की व्यवस्था करते हैं। ये हैं अनैतिक द्रव्य व्यापार निवारण अधिनियम 1956, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। अनुच्छेद 23(2) में अनुच्छेद 23(1) का विशिष्ट अपवाद दिया गया है। अपवाद ये है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवाएं लागू कर सकता है और किसी भी व्यक्ति को उक्त कार्य के लिए बाध्य कर सकता है। उदाहरण के लिए राज्य युद्ध जैसी स्थितियां होने पर अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर सकता है, तो किसी प्राकृतिक आपदा या सामाजिक संकट के समय अनिवार्य सामाजिक सेवाएं लागू कर सकता है। विश्व के 60 से अधिक देशों में अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम वर्तमान में भी लागू है, जैसे इजराइल, क्यूबा, वियतनाम आदि में। भारत में अभी तक अनिवार्य सेवा लागू नहीं की गई है। इस संबंध में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 23(2) के अनुसार राज्य पर यह बाध्यता है कि अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की प्रक्रिया में ये केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तात्पर्य है कि यदि अनिवार्य सेवा लागू करता है तो किसी धर्म या जाति विशेष के लोगों तक उसे सीमित नहीं कर सकता। गौरतलब है कि इन आधारों में लिंग, आयु, जन्म स्थान तथा निवास स्थान जैसे आधार शामिल नहीं है, अर्थात इन आधारों पर अनिवार्य सेवा लागू की जा सकती है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, संविधान के अनुच्छेद 39 अड़ा तथा 39(4) में दिए गए नीति निर्देश तत्वों में बच्चों के प्रति जैसी चिंता व्यक्त की गई है उसी की ज़्यादा ठोस अभिव्यक्ति अनुच्छेद 24 में दिखाई पड़ती है। अनुच्छेद 24 विशेष तौर पर 14 वर्ष से कम बच्चों को ऐसे कार्य करने से बचाता है जो उसकी आयु की दृष्टि से उचित नहीं है।
इसमें निम्न कार्यों का प्रतिषेध किया गया है। कारखानों में काम करने पर प्रतिषेध, कारखानों में काम करने पर प्रतिषेध तथा किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में काम करने का प्रतिषेध। जहाँ तक कारखाने या खान का संबंध है, उनका अर्थ निश्चित करना कठिन नहीं है, किंतु अनेक परिसंकट में नियोजन के अर्थ की व्याख्याएं हो सकती हैं। भवन निर्माण कार्य में 14 वर्ष की से कम आयु के बच्चे का काम करना संवैधानिक है अथवा नहीं। अदालत में ये तर्क दिया गया है कि बालक नियोजन अधिनियम 1938 की अनुसूची में जिन कार्यों को बच्चों हेतु वर्जित किया गया है, उनमें भवन निर्माण कार्य शामिल नहीं है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि चाहे उपयुक्त अधिनियम में भवन निर्माण कार्य शामिल न किया गया हो, वस्तुतः ये एक जोखिम भरा कार्य है। इसलिए अनुच्छेद 24 के अंतर्गत प्रतिषिद्ध न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकारों को सलाह भी दी है कि यथा शीघ्र भवनों का निर्माण को अधिनियम की सूची में शामिल करने के लिए कदम उठाएं। अनुच्छेद 24 के संबंध में एक जनहित याचिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्री MC मेहता ने तमिलनाडु शिवकाशी शहर में माचिस और पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम कर रहे हजारों बच्चों की हालत पर विचार करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी परिधि को व्यापकता प्रदान की और भारत के किसी भी क्षेत्र में हो रहे बाल श्रम पर इसमें शामिल कर लिया। न्यायालय ने बाल श्रमिकों के संरक्षण एवं मार्गदर्शन सिद्धांत तय किए, जो इस प्रकार हैं। बच्चों को जोखिम भरे कार्य में नियोजित करने वाले सभी नियोजकों को अपने यहाँ काम करने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 20,000 रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के तौर पर जमा करनी होगी। इस संचित राशि से बाल श्रमिक पुनर्वास या सही कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी, जिससे बाल श्रम का पुनर्वास के लिए होगा। जो बच्चे इन कारखानों से मुक्त होंगे, उनके नियोजक का दायित्व होगा कि वे मुक्त किए गए प्रत्येक बच्चे के स्थान पर उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को रोजगार प्रदान करें। यदि कुछ मामलों में बच्चों के संरक्षण को रोजगार दिया जाना संभव नहीं हो तो राज्य सरकार अपनी ओर से प्रत्येक बच्चे के लिए 5,000 रुपये की राशि जोड़कर कुल 25,000 रुपये की राशि उपयुक्त वेलफेयर फंड में जमा करेगी। इस 25,000 रुपये की राशि के ब्याज से बच्चे के 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का खर्च चलाया जाएगा। बच्चे के संरक्षक का दायित्व होगा कि वो सुनिश्चित करे कि संबंधित बच्चा विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। जिन कारखानों में कार्य की प्रवृत्ति जोखिम भरी नहीं है, वहां काम करने वाले बच्चों के दैनिक कार्य की अधिकतम अवधि 4 से 6 घंटे के बीच होगी तथा उसे प्रतिदिन 2 घंटे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक दिए जाएंगे। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का पूरा खर्च नियोजक द्वारा वहन किया जाएगा। न्यायालय ने केंद्र सरकार को सबसे पहले 9 क्षेत्रों के कारखानों पर ये निर्देश लागू करने का आदेश ये दिए हैं। का शिवकाशी के माचिस व पटाखों के कारखाने, खा फिरोजाबाद के कांच उद्योग से जुड़े कारखाने, गा मिर्जापुर भदोई के कालीन उद्योग कारखाने, घा गुजरात के हीरे तराशने के कारखाने, वहाँ मुरादाबाद के तांबे के बर्तनों के कारखाने, चा अलीगढ़ के ताले बनाने के कारखाने, छा जयपुर के महंगे पत्थर पॉलिश करने के कारखाने, जा मंदसौर मध्य प्रदेश के प्लेट स्लेट बनाने के कारखाने तथा झा मकरापुर आंध्र प्रदेश के स्लेट बनाने के कारखाने। न्यायालय ने इन निर्देशों के उपयुक्त पालन की गारंटी के लिए
केंद्रीय श्रम मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वो 1 महीने के भीतर शपथ पत्र द्वारा सूचित करें कि इन निर्देशों का पालन किस मात्रा तक हुआ है। ये निर्णय बच्चों के हित के संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्व का है। इसे लेकर व्यावहारिक समस्या ये है कि क्योंकि निर्दिष्ट उद्योग में से अधिकांश असंगठित क्षेत्र के थे और इनमें काम करने वाले बच्चों का नियोजकों के साथ कोई औपचारिक अनुबंध नहीं था, इसलिए नियोजकों से धन लेकर पुनर्वास कोष बनाना अत्यंत कठिन था। इसके अलावा चूंकि लाभार्थी बच्चे प्राय निरक्षर थे और उनमें अपने अधिकारों के प्रति जानकारी व जागरूकता नहीं थी, इसलिए वे भी ऐसी हालत में नहीं थे कि निर्देशों का समुचित लाभ उठा सकें। तब भी इस निर्णय का ये अवसर जरूर हुआ कि बच्चों का शोषण करना अब उतना आसान नहीं रहा जितना कि पहले था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बन जाने के बाद बच्चों के हितों में संरक्षण अब और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पा रहा है। ध्यातव्य है कि संसद ने बहुत से ऐसे कानून पारित किए हैं जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में शामिल होने से बचाते हैं, जैसे कारखाना अधिनियम 1948, बंगाल श्रम अधिनियम 1957, खान अधिनियम 1952, शिशु अधिनियम 1960 इत्यादि। सभी कानूनों ने भी बच्चों पर हो रहे शोषण व दमन को नियंत्रित करने में सहायता दी है।